अ हाउस ऑफ डायनामाइट ये मूवी असल में एक एपोक्लिप्टिक पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी है जो कि हमें अगर किसी भी देश के ऊपर पहला न्यूक्लियर हमला हुआ तो वो कैसे रिएक्ट करेगा ये दिखाने के लिए बनाई गई है, जिसमें देश के सबसे बड़ी पोस्ट यानी कि प्रेसिडेंट से लेकर छोटे छोटे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के साथ क्या होगा ये दिखाया जाएगा कि कैसे वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में इस हमले से परेशान होकर दुनिया को सभी न्यूक्लियर मिसाइल से बर्बाद करने की सिचुएशन में आ जाएंगे। और डायरेक्टर ने सिर्फ हमें इसी चीज पर दिखाने की कोशिश की है और ये कोई प्रॉपर मसाला मूवी नहीं है। तो ऐसे आर्ट मूवीज की खासियत इसी तरह की होती है कि इसका एंड सबको काफी अजीब लगता है, तो आप उसके लिए भी तैयार रहना। फिल्म की शुरुआत में हमें ये बताया गया कि कोल्ड वॉर के दरमियान सभी देशों ने डिसाइड कर लिया था कि वो थोड़े बहुत न्यूक्लियर हथियार अपने पास रक्षा के लिए रखेंगे, जिसके चलते अब दुनिया बदलने वाली थी। और फिर प्रेजेंट के टाइम में एक मिसाइल को छोड़ा गया। दूसरी तरफ अमेरिका में अलास्का के एक मिलिट्री बेस कैंप के अंदर हमें मेजर डैनियल नजर आया जो कि अपनी पत्नी से फोन पर झगड़ रहा था। और फिर वो अंदर आया और वो अपने जूनियर से गुस्से में बात करने लगा। तब वहां पर सभी लोग उससे नाराज थे। तब तक हमें व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम से ओलिविया नाम की कैप्टन नजर आई जो कि अपने परिवार के साथ घर पर थी। और वहां पर ओलिविया और उसका पति परेशान थे क्योंकि उसका बेटा आज बीमार था। और ओलिविया काम के जाने के लिए अपने बेटे को बाय बोलकर निकल रही थी, तब उसके बेटे ने उसे एक छोटा सा खिलौना दिया। फिर ओलिविया अपने ऑफिस में पहुंची और वहां पर उसे एबी नाम की एक लड़की दिखी जो कि न्यू ज्वाइन हुई थी और फिलहाल वो CNN की रिपोर्टर थी। और वहां से ओलिविया व्हाइट हाउस के अपने ऑफिस यानी कि सिचुएशन रूम में आई, जिसमें उनका काम दुनिया की सभी बड़ी बड़ी चीजों पर ध्यान रखना था। और वहां पर विल ने आकर ओलिविया से मुलाकात की जो कि उसका जूनियर था। तब ओलिविया को पता था कि विल रात को उसकी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला है। तब दोनों काफी खुश थे। बाहर की तरफ एबी अपने काम में लगी थी, जिसमें वहां पर प्रेसिडेंट के आने से पहले वो लोग उनके रिपोर्टर्स को तैयार रखते थे। तब तक अलास्का में डैनियल की टीम को पता चला कि एक न्यूक्लियर मिसाइल उनकी तरफ आगे बढ़ रही थी। तब ये चीज दूसरी तरफ ओलिविया को बताई गई और ऐसी मिसाइल 4 महीनों में 3 बार छोड़ी गई थी। फिर वहां पर उन्होंने ये मिसाइल कहां से छूटी ये चेक किया, लेकिन सैटेलाइट ये चीज रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तब वहां पर सबको लगा कि ये मिसाइल्स भी पहले की मिसाइल्स की तरह एक टेस्ट मिसाइल होगी जो कि किसी देश ने छोड़ी होगी और फिलहाल ये पानी में दूसरे देशों की मिसाइल्स की तरह गिर जाएगी, इसलिए सभी लोग इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे थे। फिर उन्होंने पूरी की पूरी नेशनल सिक्योरिटी टीम से इस बारे में बात करना शुरू किया, जिसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स थे। और वहां पर हमें जनरल ब्रैडी नजर आए जो कि इस हमले के बारे में प्रेसिडेंट को सभी चीजें बता रहे थे। दूसरी तरफ डैनियल की टीम में एवा नाम की लड़की ने मिसाइल को पूरी तरह से ट्रैक किया। तब उसे पता चला कि ये मिसाइल पानी में नहीं गिरने वाली, बल्कि ये डायरेक्ट शिकागो शहर में गिरने वाली है। तब ये इस बारे में ब्रैडी को भी पता चला। तब ये सुनकर सभी के सभी लोग चौंक गए थे क्योंकि ऐसा हमला पहली बार दुनिया में होने वाला था और अब 19 मिनट में ये हमला खत्म होने वाला था। तब एवा ने डैनियल और उसकी टीम के साथ अलास्का के बेस से अपने मिसाइल्स को छोड़ने की तैयारी की जो कि ऐसे न्यूक्लियर मिसाइल्स को रोकने के लिए बनाई गई थी। फिर ओलिविया की टीम सोच में लग गई कि ये मिसाइल्स किसने छोड़ी होगी और वो लोग कंफ्यूज थे कि ये मिसाइल्स कोरिया, रशिया, चाइनीज किसी भी गवर्नमेंट छोड़ सकती है और उन्हें इस बारे में पता लगाकर प्रेसिडेंट को भी बताना था। दूसरी तरफ अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के फेमा पार्ट से कैथी नाम की लड़की को इमरजेंसी में बंकर जाने का मैसेज आया। तब वो चौंक गई। तब तक अलास्का से डैनियल की टीम ने 2 मिसाइल्स को छोड़ दिया था। फिर कैथी आकर अपने सीनियर से इस बारे में बात करने लगी और वो ओलिविया से इस बारे में सवाल पूछने लगी क्योंकि उसे फॉरेन डिपार्टमेंट के दूसरे देशों के लोगों से इस बारे में बात करनी थी, लेकिन ओलिविया ने उसे कुछ भी नहीं बताया। फिर ओलिविया को उसके बॉस ने बताया कि वो व्हाइट हाउस जा रहा है क्योंकि उसे वहां पर दूसरे ऑफिसर्स के साथ बात करनी होगी। और फिर मार्क वहां से निकला। तब ओलिविया ने देखा कि उनकी मिसाइल्स न्यूक्लियर मिसाइल्स की तरफ जा रही थी, लेकिन उनमें से एक बेकार हो चुकी थी। तब वहां पर विल चाहता था कि वो लोग और भी मिसाइल्स छोड़े। तब ओलिविया ने बताया कि उनके पास ऐसी 50 मिसाइल्स है, लेकिन अगर फिर से किसी दूसरी मिसाइल से उन पर हमला हुआ तो वो उन्हें रोकने के लिए चाहिए रहेगी, इसी वजह से वो ज्यादा मिसाइल्स यूज नहीं कर सकते। फिर उनकी पहली मिसाइल्स आगे बढ़कर न्यूक्लियर मिसाइल्स के पास जाने वाला की, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाई और यह हमला अब शिकागो शहर में होने ही वाला था, जिसके चलते डैनियल और उसकी टीम की फट पड़ी थी और अब 8 मिनट में यह हमला होने वाला था। तब वहां पर डैनियल की टीम और मिसाइल्स छोड़ना चाहती थी, लेकिन उन्हें इस चीज की परमिशन ऊपर से मिलने के चांसेस ना के बराबर थे। तब तक कैथी और उसके बॉस को भी इस बारे में पता चला। तब कैथी ने बताया कि अगर शिकागो में ये मिसाइल गिरी तो वहां पर 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं और ये मिसाइल का हमला होने ही वाला था। उसके बारे में ट्रैकर्स ने डैनियल को पता चला कि वहां पर 92 लाख लोग अभी भी जिंदा थे और वो सभी 100%
तेज मरने वाले थे। तब डैनियल परेशान होकर उसके ऑफिस से बाहर निकला और उसे वहां पर उल्टी होने लगी। दूसरी तरफ ओलिविया और विल इस बारे में बात कर रहे थे। फिर ओलिविया ने विल को उनके फोन्स को बाहर से लाने के लिए कहा और वो लोग बाकी लोगों से बात करने में लग गए। तब तक डैनियल की ऑफिस के चैड नाम के लड़के ने उसकी माँ से फोन पर बात की और वो काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि इस हमले के बाद न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकती थी। तब वहां पर चैड की माँ ने उसका ध्यान रखने के लिए कहा और चैड ने भी उन्हें कुछ सच नहीं बताया। तब तक कैथी को लेने के लिए ऑफिसर्स आ चुके थे क्योंकि वो गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी की लिस्ट में थी और फिर वहां से कैथी ने उनके साथ जाने का डिसाइड किया। तब तक विल ने भी अपने फोन को निकाला और वहां पर बाकी लोग परेशान थे कि क्या चल रहा है। तब विल ने उन्हें घर पर अपने परिवार के पास जाने के लिए कहा। फिर विल ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने फोटोज को देखा। तब तक ओलिविया को लगा कि विल उसे छोड़कर चला गया होगा और अभी भी उन्हें ये नहीं पता चला था कि कौन से देश ने उन पर हमला किया है। वहीं पर विल वापिस आया और उसने ओलिविया को उसका फोन दिया। तब ओलिविया ने उसके पति को फोन लगाया जिसमें उसका पति और बेटा हॉस्पिटल में थे। तब ओलिविया ने उसके पति को शहर से बाहर जाकर वेस्ट की तरफ जल्द से जल्द निकलने के लिए कहा और फोन कट कर दिया, जिसमें ओलिविया काफी ज्यादा दुखी हुई। लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभाला और वो विल के साथ आगे जो भी चीजें होगी उसके लिए तैयार थी और अब 1 मिनट में ही मिसाइल शिकागो शहर को तबाह करने वाली थी। इसी वजह से विल और ओलिविया उसे देख रहे थे। फिर हमें ब्लैक स्क्रीन देखने मिली और ये कहानी अब हमें दूसरे देश के नेताओं के नजरिए से देखने मिलेगी, जिसमें हमें स्टारकॉम का ऑफिस नजर आया और ये डिपार्टमेंट पूरा न्यूक्लियर फोर्स को संभालता था और वो न्यूक्लियर के बारे में मेन डिसीजन लेता था। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 1000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। फिर उन सभी को वहां पर ब्रैडी आकर मिले, जिसमें ब्रैडी को पता चला था कि समुद्र से उनकी तरफ एक मिसाइल आ रही थी। तब ब्रैडी शांत था और वो रात को फुटबॉल मैच के बारे में बात कर रहा था। दूसरी तरफ हमें डैनी नाम की लड़की उसके पति जैक के साथ दिखी, जिसमें जैक एक डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था और डैनी फिलहाल प्रेग्नेंट थी और जैक उनके लिए काफी खुश था। वहां पर जैक को इमरजेंसी के बारे में पता चला तब जैक अपनी गाड़ी से निकलकर व्हाइट हाउस की तरफ आगे बढ़ा। फिर जैक भी बड़े ऑफिसर्स के साथ रास्ते में वीडियो कॉल पर बात कर रहा था और वहां पर उन्हें अभी तक नहीं पता चला कि हमला कौन से देश ने किया होगा। तब वहां पर जैक सभी देश के बारे में बता रहा था और उसे भी इस बारे में समझ नहीं आ रहा था और वहीं पर उसके फोन का सिग्नल चला गया। तब तक ब्रैडी को उसके साथी ने बताया कि ये मिसाइल शिकागो शहर में टकराने वाली है। तब वहां पर ब्रैडी के साथ सबकी फट गई और तब जैक भी ये सुनकर चौंक गया और ये हमला अब 19 मिनट में होने वाला था। तब तक उन्होंने मिसाइल्स पर हमला करने की तैयारी कर दी जिससे वो उसे बर्बाद कर सके। फिर जैक व्हाइट हाउस में पहुंचा। तब वहां पर ब्रैडी कोरियंस पर शक करके उन पर हमला करने के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन जैक को यह सही नहीं लगा क्योंकि अगर उन्होंने हमला किया तो सभी देशों के बीच में जंग शुरू हो सकती थी। तब वहां पर ब्रैडी ने इस बारे में किसी से बात करने के लिए कहा। तब जैक कहता है कि मैं इस बारे में एना नाम की हमारी साथी से बात करूंगा जो कि कोरिया की मिलिट्री पर नजर रखने का काम करती है। तब तक ब्रैडी ने उसकी टीम के साथ मिसाइल्स को छोड़ने के ऑर्डर दिए। फिर इस बारे में जैक से पूछा गया कि क्या उनकी मिसाइल्स न्यूक्लियर मिसाइल्स को बर्बाद कर सकती है। तब जैक ने कहा कि उसके 60% चांसेस है। तब सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रेड ये सुनकर भड़क गया क्योंकि उन्होंने 50 बिलियन से 50 मिसाइल्स खरीदी थी, लेकिन फिर भी उनकी कोई गारंटी नहीं थी कि उनकी मिसाइल्स न्यूक्लियर मिसाइल्स को बर्बाद कर सकती है। फिर वहां से व्हाइट हाउस में एक खास रूम में जैक को लाया गया और वहां पर ओलिविया का बॉस मार्क के साथ उसे इस बारे में प्रेसिडेंट से सभी चीजें डिस्कस करनी थी और उन्हें इस हमले के बाद कौन से देशों पर हमला करना है ये भी डिसाइड करना था। फिर वहां पर जैक ने प्रेसिडेंट को बताया कि वो एना नाम के ऑफिसर से बात करेगा क्योंकि वो कोरिया की सभी मिलिट्री डिफेंस की जानकारी रखती है। दूसरी तरफ हमें एना नजर आई जो कि उसके बेटे के साथ छुट्टियां मना रही थी। वहीं पर एना को जैक का फोन आया। तब एना ने बताया कि फिलहाल वो छुट्टियों पर है। तब जैक कहता है कि ये इमरजेंसी है क्योंकि हमारे देश पर न्यूक्लियर मिसाइल से हमला हुआ है और हम लोग जानना चाहते हैं कि कोरिया क्या ये हमला करवा सकता है कि नहीं। तब एना ने बताया कि कोरिया ये करवा सकता है क्योंकि वो समुद्र में सबमरीन 2 सालों से तैयार कर रहा है जिससे वो न्यूक्लियर मिसाइल्स छोड़ सके और उनके सबमरीन्स को ट्रैक भी नहीं किया जा सकता और वो लोग सामने वालों से इस चीज को चकमा भी दे सकते हैं कि उन्होंने हमला किया है कि नहीं। तब जैक को लगा कि कोरिया ये करवा सकता है। तब ब्रैडी को भी ये चीज सही लगी और तब वहां पर एना ने कहा कि ये मोस्टली कोरिया चाहे तो कर सकता है, लेकिन ये कौन सी जगह से लॉन्च हुआ है उससे इस बारे में पता चलेगा। तब ब्रैडी कहता है कि हमारे सैटेलाइट उस जगह को ट्रैक नहीं कर पाए। तब वहां पर सभी लोग ये सुनकर परेशान हुए और ब्रैडी समझ गया कि
ये किसी ने जानबूझकर किया हुआ हमला है। तब ऐना कहती है कि चाइना भी ऐसे न्यूक्लियर मिसाइल्स के टेस्ट करता रहता है, तो ये उनका काम भी हो सकता है। लेकिन वहां पर प्रेसिडेंट को नहीं लगा कि ये सही होगा और अब 1 मिनट में उनकी मिसाइल्स न्यूक्लियर मिसाइल्स को बर्बाद करने वाली थी। तब ऐना उसके बेटे के साथ काफी ज्यादा परेशान हुई। फिर मिसाइल्स आगे बढ़ी, लेकिन वो न्यूक्लियर मिसाइल्स को रोक नहीं पाई, जिसके चलते सभी लोग परेशान हो गए, साथ ही चौंक भी गए। और अब न्यूक्लियर मिसाइल से शिकागो शहर 100% बर्बाद होने वाला था, जिसमें वो लोग इस हमले को रोक नहीं सकते थे और अब उन्हें दूसरे देशों के साथ जंग की तैयारी करनी थी और उन पर भी मिसाइल छोड़ने की तैयारी वो करने लगे। फिर इस बारे में ब्रैडी ने प्रेसिडेंट को बताना शुरू किया और अब वो लोग उनकी आर्मी को भी तैयार करने में लगे थे। साथ ही अमेरिका के आसपास में भी सभी सबमरीन्स उन पर हमला करने के लिए तैयार थे, जिसके ऊपर काफी सारे न्यूक्लियर मिसाइल्स थे। और तब वहां पर जैक ने सबको शांत होने के लिए कहा, लेकिन वहां पर ब्रैडी कहता है कि ये जंग अब शुरू होने वाली है और हम लोग इस हमले के बाद किसी को भी रोक नहीं सकते, जिसमें सभी देश हम पर हमला होने वाला है ये जान चुके हैं, इसलिए वो भी जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। और इस हमले के बाद जिस भी देश ने हम पर हमला किया है वो इसे टेस्ट समझकर और भी ज्यादा मिसाइल्स छोड़ सकता है, इसलिए हमें पहले उन्हें जवाब देना होगा, वरना हम लोगों को सब कमजोर समझेंगे, जिसमें फाइनल डिसीजन तो प्रेसिडेंट ही लेंगे। लेकिन वहां पर प्रेसिडेंट काफी ज्यादा कंफ्यूज थे और हमें उनका चेहरा नहीं दिखाया गया और इसका कारण हमें आगे पता चलेगा। तब ब्रैडी ने बताया कि सर ये जंग होने ही वाली है, वरना मैं भी शांति चाहता हूँ और मैं शिकागो के बाद दूसरे अमेरिका के शहरों को तबाह होते हुए नहीं देख सकता। तब तक मार्क को पता चला कि रशियन जनरल को उनका फोन आ रहा था। तब मार्क ने उसकी बात करने के लिए जैक को चुना, क्योंकि वो बात करने में काफी एक्सपर्ट था। फिर वहां पर जैक ने रशियन जनरल से बात की, जिसमें वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की तरफ से बात कर रहा था और वो शांति चाहता था। तब जनरल ने बताया कि तुम्हारे सब शिप्स और आर्मी हमारे देश की बॉर्डर पर आ चुके हैं और ये शांति की बातें तो नहीं लगती। तब जैक ने कहा कि हमारे देश पर हमला हुआ है। तब जनरल कहता है कि वो हमला हमने नहीं करवाया है। तब जैक कहता है कि क्या मैं इस चीज पर भरोसा कर सकता हूँ। तब जनरल कहता है कि भरोसा तो तुम कर सकते हो, लेकिन भरोसा हम तुम पर नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे ऊपर हुए हमले के बहाने से तुम रशिया पर भी हमला कर सकते हो और अगर तुमने अपनी शिप्स को वापस नहीं लिया तो हम भी हमला करने तैयार हैं। तब जैक ने बताया कि आपकी एक सबमरीन हमारे देश के इलाके में छुपी हुई है, तो मुझे पूरा भरोसा दिलाने के लिए आप उसे ऊपर भेजो। तब जनरल ने मना किया, क्योंकि अमेरिका उसकी लोकेशन जानकर उसे बर्बाद कर सकता था। तब जैक कहता है कि मेरी वाइफ 6 मंथ प्रेग्नेंट है और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जिसमें जैक ने ये टेंशन में बोल दिया था। फिर वहां पर जैक ने बताया कि अगर आपने ये नहीं किया तो अमेरिका आप पर हमला नहीं करेगा और मैं इस बारे में प्रेसिडेंट से बात करूंगा। तब जनरल ने कहा कि तुम्हारे शिप्स रशिया के ऊपर से नहीं जाने चाहिए, क्योंकि अगर ये हमला चाइना ने किया होगा तो तुम्हारे प्लेन्स हमारे शहरों के ऊपर से जाएंगे और मुझे भरोसा नहीं है कि वो हम पर हमला नहीं करेंगे। तब वहां जैक कहता है कि ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते। तब जनरल कहता है कि फिर हम तुम पर भरोसा किस तरह से करें। तब जैक कहता है कि आपको मेरे ऊपर भरोसा करना होगा और हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तब जनरल अपने प्रेसिडेंट से इस बारे में बात करने गया और उसने फोन कट कर दिया। कुछ देर बाद ब्रैडी ने प्रेसिडेंट को बताया कि उसे बाकी देशों पर हमला करने के लिए कोड्स बोलने होंगे। तब प्रेसिडेंट अपने साथी से इस बारे में सलाह लेने लगे। तब तक जैक ने रशिया के साथ हुई बातों के बारे में प्रेसिडेंट को बताया, जिसमें उसे रशिया पर भरोसा था कि रशिया ने उन पर हमला शायद नहीं किया होगा। तब प्रेसिडेंट को नहीं लग रहा था कि 100% रशिया सच बोल रहा है और वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे और अब उनके पास 2 मिनट ही बाकी थे। तब वहां पर जैक कहता है कि अगर उन्होंने ये किया है या फिर नहीं किया है, लेकिन अगर हमने हमला किया तो हमारी जंग शुरू हो जाएगी। तब प्रेसिडेंट फिर से कंफ्यूज थे। तब मार्क और जैक ने उनकी आर्मी को जंग के बाद की तैयारी शुरू करने के लिए कहा। फिर मोंटाना के साथ साथ अमेरिका के सबमरीन्स की सभी मिसाइल्स बेस को हमें दिखाया गया, जिसमें प्रेसिडेंट के कहने से पहले ही वो लोग हमला की पूरी तैयारी कर रहे थे। और फिर प्रेसिडेंट ने अपने कोड्स को भेजे, जिससे उन्होंने बाकी देशों पर न्यूक्लियर बेस से मिसाइल्स छोड़ने का ऑर्डर दे दिया। फिर हमें कहानी सुबह से देखने मिली और इस बार हमें कहानी असल में प्रेसिडेंट के नजरिए से देखने मिलेगी, जिसमें हमें रॉनी नाम का एक ऑफिसर व्हाइट हाउस में बैग के साथ नजर आया, जो कि प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी टीम से था और उसके बारे में हमें और भी चीजें आगे पता चलेगी। दूसरी तरफ हमें सिक्योरिटी ऑफ डिफेंस रेड बेकर नजर आया, जो कि हाल ही में अपनी पत्नी के मरने के बाद काफी परेशान रहता था और इस बारे में वो अपने दोस्त को बता रहा था, जिसमें वो अभी भी खुद को ठीक से संभालना नहीं सीखा था। फिर प्रेसिडेंट अपनी वाइफ
वाइफ रोज से बात कर रहे थे, जो कि अफ्रीका घूमने के लिए गई थी और प्रेसिडेंट अपने कामों के चलते वहां पर नहीं जा पाए थे, जिसमें रोज ने अपने ट्रैवल के एक्सपीरियंस के बारे में प्रेसिडेंट को सभी चीजें बताई। फिर वहां पर प्रेसिडेंट को उसके साथियों ने बताया कि आज उन्हें बास्केटबॉल मैच में लड़कियों को सपोर्ट करने के लिए जाना है, तो प्रेसिडेंट उसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। दूसरी तरफ रेड अपने ऑफिस में पहुंचा और रेड अपने डेली के काम में वहां पर लग चुका था। तब तक प्रेसिडेंट मैच देखने के लिए स्टेडियम में पहुंचे और वो हाल ही में प्रेसिडेंट बने थे, इसी वजह से सभी लोगों से वो मिल रहे थे और वो सबके काफी ज्यादा फेवरेट थे। फिर वहां पर प्रेसिडेंट ने लड़कियों को खुद से गोल करके दिखाया, तब लड़कियां काफी खुश हुई और प्रेसिडेंट वहां पर बाकी लड़कियों के साथ साथ खेलकर उन्हें खुश करने में लग गए। तब तक रेड को पता चला कि उनके देश की तरफ मिसाइल से हमला हुआ है और वो फिलहाल शिकागो से टकराने वाली है। तब रेड परेशान हुआ क्योंकि उसकी बेटी शिकागो में रहती थी। तब तक प्रेसिडेंट की टीम को भी इस बारे में पता चला, तब वो लोग आगे बढ़े और प्रेसिडेंट को वहां से लेकर निकल गए, जिसमें प्रेसिडेंट उनकी कार में रोनी के साथ बैठ गए और रोनी ने प्रेसिडेंट को न्यूक्लियर हमले के बारे में सभी चीजें बताई और रोनी को इस बारे में 100% पूरी जानकारी थी और उसका काम प्रेसिडेंट को सभी न्यूक्लियर हमलों के बाद की सलाह देना था। तब तक रेड जैक पर भड़का हुआ था क्योंकि उन्होंने 50 बिलियन की मिसाइल्स खरीदी थी, लेकिन उसके रिजल्ट्स अभी भी 60% से भी कम थे। फिर रेड ने इस बारे में प्रेसिडेंट को बताना शुरू किया और प्रेसिडेंट अभी भी अपनी गाड़ी में थे, इसी वजह से उनकी स्क्रीन हमें वीडियो कॉल में ब्लैक नजर आ रही थी क्योंकि ये उनकी सिक्योरिटी का मामला था। फिर वहां पर प्रेसिडेंट रेड पर भड़क गए क्योंकि रेड ने इन चीजों को ठीक से संभाला नहीं था। तब रेड कहता है कि सर, ये हमारे साथ पहली बार हुआ है और मैं इस बारे में जो हो सके वो कर रहा हूँ। और रेड अपनी बेटी के लिए भी काफी परेशान था। कुछ देर बाद उनकी मिसाइल से न्यूक्लियर मिसाइल पर हमला हुआ, लेकिन उनकी मिसाइल उसे रोकने में फेल हो चुकी थी। तो प्रेसिडेंट ये सुनकर परेशान हुए क्योंकि अब शिकागो बर्बाद होने वाला था। तब वहां पर रोनी ने प्रेसिडेंट को सभी चीजों को समझाना शुरू किया कि कैसे उन्हें दूसरे देशों पर हमला करके उनके न्यूक्लियर बेसिस को तबाह करना होगा। तब प्रेसिडेंट ये न्यूक्लियर वॉर नहीं चाहते थे। तब तक रेड ने अपनी बेटी लिली को फोन लगाया, तब उसकी बेटी लिली ने बात करने से मना कर दिया क्योंकि उसकी मां के मरने के बाद थेरापिस्ट ने उसके बाप से बात करने से मना किया था। तब रेड ने एक लड़के की आवाज उसके साथ सुनी और रेड ने उसके बारे में पूछा। तब लिली ने बताया कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और जिसमें वो दोनों साथ में काम करते हैं। तब रेड खुश हुआ और उसने अपनी बेटी को न्यूक्लियर हमले के बारे में कुछ नहीं बताया और फिर फोन कट कर दिया। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को सब दूसरे देशों पर हमला करने के बारे में समझा रहे थे, लेकिन प्रेसिडेंट को यह सही नहीं लगा, लेकिन अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर वहां से प्रेसिडेंट रोनी दोनों को हेलीकॉप्टर में भेजा गया। फिर वो दोनों आगे बढ़े। तब रोनी ने प्रेसिडेंट को उनके आर्मी प्लेन्स और सबमरीन्स के बारे में बताया, जिससे वो दूसरे देशों के न्यूक्लियर बेसिस को बर्बाद कर सके। तब वहां पर प्रेसिडेंट कहते कि अगर हमने ये किया तो वो भी हम पर मिसाइल छोड़ देंगे। तब रोनी कहता है कि हाँ, और इसमें काफी सारे लोग मरने भी वाले हैं। तो प्रेसिडेंट कहते कि हमें वेट करना चाहिए जब तक मिसाइल से हम पर हमला न हो जाए। तब रोनी मान गया और प्रेसिडेंट की फटी पड़ी थी और उसे नहीं पता था कि रोनी उनके साथ घूमता है वो सच में हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। तब रोनी कहता है कि ये चीजें पागलपन है, लेकिन अगर हमने कुछ नहीं किया तो दुश्मनों को लगेगा कि हम कमजोर है। तब प्रेसिडेंट कहता है कि मैंने एक कहानी सुनी थी जिसमें हम लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स अपने घर पर बनाए थे और अब हम लोग उसी न्यूक्लियर बॉम्ब का शिकार होने वाले हैं। तब रोनी ने प्रेसिडेंट को उनके दुश्मनों के बेसिस के बारे में बताना शुरू किया। तब तक रेड भी इस बारे में जान चुका था और वो हेलीकॉप्टर में वहां से निकलने वाला था। तब प्रेसिडेंट ने रेड की सलाह मांगी, लेकिन रेड आगे बढ़ा और उसने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। और अब प्रेसिडेंट को ही सभी डिसीजन को अकेले रहना था और फिर वो इस बारे में जैक से बात करने लगा। तब जैक ने रशियन जनरल से बातों के बारे में बताना शुरू किया। तब प्रेसिडेंट को रशिया के ऊपर भरोसा नहीं था और वो लोग पीछे भी नहीं हटने वाले थे। तब प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर मैंने उन्हें छोड़ दिया और अगर ये हमला उन्होंने ही करवाया होगा तो वो लोग हमें कमजोर समझेंगे, इसलिए हमें इस बारे में सोचना होगा। फिर प्रेसिडेंट ने इस बारे में रोज से फोन पर बात की। तब रोज ये सुनकर परेशान हो गई और 1 मिनट के अंदर प्रेसिडेंट को आगे का डिसीजन भी लेना था और वहीं पर रोज के फोन का सिग्नल चला गया। तो प्रेसिडेंट और परेशान हुए। फिर प्रेसिडेंट ने अपने कार्ड को निकाला और उसने सारे कोड्स को पढ़कर न्यूक्लियर हमला करने का ऑर्डर दे दिया। दूसरी तरफ नेब्रास्का में हमें कैथी और एना के साथ काफी सारे लोग दिखे जो कि वहां के न्यूक्लियर बंकर में छुपने के लिए चाह रहे थे और ऐसे बंकर को न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए गवर्नमेंट ने बनाए थे। और अंत में हमें डैनियल नजर आया जो कि दुनिया की तबाही होने पर काफी ज्यादा दुखी था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हुई, जिसमें डायरेक्टर ने हमें कैसे दुनिया में न्यूक्लियर मिसाइल से शिकागो पर हमला होगा और दूसरे देशों की जंग शुरू हो गई, ये फिल्म में ना बताकर डायरेक्ट मेन टेंशन को ही फील करवाने की कोशिश की है। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि इस बारे में मैं आपसे बात करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ।